Hello, everyone, and welcome to episode 3 this time. If you recall, this is पाकिस्तान से हॉलैंड का सफ़र पॉडकास्ट जिसमें मैं और मेरी वाइफ इकरा हम अपने जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं बट इन अ वे जिसमें हमारे नैरेटिव से वी होप कि हम आपको भी गाइड कर सकें कि आप किस तरह से पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री जाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर है उसका, और आपको वहाँ पहुँचने के बाद क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आपने उन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करना है, हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एपिसोड 1 और 2 में हमने बेसिकली एक ओवरव्यू दिया था जिसमें आपको कुछ होमवर्क रिसोर्सेज दी गई थी जिनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान से बाहर आना आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, और अगर है तो आप किस तरह से बाहर आ सकते हैं। उसमें आप स्टडी के थ्रू आ सकते हैं या वर्क के थ्रू आ सकते हैं। So now in episode 3 actually we will talk about the procedure itself. Episode 2 में हमने डिस्कस किया था कि कौन से रास्ते हैं, और इसमें हम बेसिकली आपके उस रास्ते के ऊपर आपको हेल्प करेंगे कि आप इस पे अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, टाइमलाइंस क्या हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी एम्बेसीज में आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं, किन एम्बेसीज के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब हम इस एपिसोड में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो एंड या इस एपिसोड में भी मेरे साथ इकरा हैं। शी विल आल्सो एक्सप्लेन सम ऑफ द पॉइंट्स, स्पेशली जहाँ पे मैं चीज़ें कुछ भूल जाऊँगा तो वहाँ पे वो रिमाइंड करवाएंगी कि हमने किस तरह से इसको किया था। सो इकरा, मे बी यू कैन आल्सो से हेलो। Yeah, hello everyone. I hope you all are doing fantastic. सो आई थिंक मे बी हम अपने जर्नी के साथ ही स्टार्ट करते हैं कि स्टडी वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेट से स्टडी करना चाहते हैं, आप स्टडी के ऊपर आना चाहते हैं, आपने जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसमें आपके लिए स्टडी जो है वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट है। और स्टडी के दौरान आप देख भी सकते हैं कि क्या वो कंट्री आपके लिए है या नहीं है, या मे बी आप वो स्किल्स वापस पाकिस्तान लाना चाहते हैं और पाकिस्तान में कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या दूसरों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो स्टडी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? स्टडी वीज़ा बेसिकली एक इस तरह का वीज़ा है जो आपको किसी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन एडमिशन की बेसिस के ऊपर मिलता है, और ऑलमोस्ट हर कंट्री स्टडी वीज़ा ऑफ़र करता ही है। आई रिमेंबर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से पढ़ा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अफ्रीका से, अमेरिका से और यूरोप से आए हुए होते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए एक एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग स्टडी वीज़ा लगवा कर आते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं, कोर्स करते हैं और फिर उसके बाद वापस जाते हैं या यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। बट आई थिंक स्टडी वीज़ा इज़ द ईजीएस्ट वे, और हमने भी यही स्टडी वीज़ा का वे लिया था, क्योंकि इसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना चाहिए, आपके पास फंड्स होने चाहिए टू प्रूव कि आप वहाँ पे डिपेंड हुए बिना रह सकते हैं, एंड नॉट मच। I think maybe Ikra, you can also share a bit about that from Karachi perspective. So basically कराची का in my experience बहुत comparatively easy होता है अगर आप पंजाब के रेफरेंस में देखें। वो इस तरह से कि I think what I understood so far कि क्योंकि population बहुत कम है compared to पंजाब, तो appointments लेना is very easy. As I have mentioned earlier as well कि admission लेना बहुत easy है, वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड देन डेफिनेटली वीज़ा मिलना। कराची में जर्मन कॉन्सुलेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, या इटालियन कॉन्सुलेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर ये होता है कि जो पोर्टल है आप वहाँ पे जाके खुद अपॉइंटमेंट बुक करते हो कि किस डेट पर आपने आकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। बीच में ये डिफरेंट हो गया था, बीच में कराची में भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्यूज़ लगने लग गई थी, लेकिन जब से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है कि आपके पास एडमिशन लेटर पहले हो किसी यूनिवर्सिटी का और आपने ब्लॉक अकाउंट जमा करवाया हुआ हो एंड देन यू कैन गेट द अपॉइंटमेंट, तो फिर से कराची का प्रोसेस स्पीड अप हो गया है। 5-6 साल पहले जब हमारा टाइम था, आई रिमेंबर आई जस्ट गॉट द एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज श्योर कि हाँ इस यूनिवर्सिटी मैंने जाना है और ये अब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जर्मन कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक की थी कि कब सारी डॉक्यूमेंट जमा करवाना है ना।
और आज मैं सुबह ग्रुप पर भी पढ़ रही थी, एक पोस्ट आई भी थी आई थिंक लास्ट वीक ऑफ जनवरी की, कि एक वीज़ा रिसीव हुआ था कराची में किसी को, और उन्होंने जो है आई थिंक 10 दिसंबर को अप्लाई किया, मतलब कॉन्सुलेट पोर्टल जो है कराची में उन्होंने, और 16 को उनको अपॉइंटमेंट मिल भी गई। और उसके बाद 19 को उनका, मतलब 3 दिन बाद ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बी अपीयर इन इंटरव्यू, और फिर उसके बाद डेफिनेटली ही रिसीव्ड द वीज़ा विद इन अ मंथ, आई थिंक अराउंड मिड ऑफ जनवरी। तो या कराची का प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइंग फॉर वीज़ा, इट्स वेरी फास्ट कंपेयर टू पंजाब। और या आई थिंक मैं पर्सनल अगर एक्सपीरियंस से ये भी बता सकता हूँ कि जर्मनी और इटली या के लिए तो दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि मैंने दोनों कंट्रीज़ के लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे। जर्मनी की तो अपॉइंटमेंट ही नहीं आई थी, और इटली का भी मतलब इट वाज जस्ट सो एक्सपीरियंस। इट टेक्स अ रियली लॉन्ग टाइम एंड इट्स स्टिल अनक्लियर, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी अनक्लियर हैं। एंड आई थिंक जो आप ये बता रही हैं कि भी आप जर्मनी की वीज़ा के लिए बता रही हैं, बट देन लाइक वी मेंशन कि हम टर्की के लिए गए थे, तो आप टर्की का भी बता सकती हैं स्टडी वीज़ा का, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का हम इसके बाद बात करेंगे, बट टर्की की वीज़ा का क्या प्रोसेस था, क्योंकि हर कंट्री के वीज़ा की प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। yeah, for Turkey as well, there is no consulate ऑफिशियल कोई इस तरह का नहीं है, बट टर्की वगैरह के लिए वहाँ पे जेरी फंक्शनल है। तो 3-4 जेरीज हैं कराची के अंदर, जो कि डिफरेंट कंट्री की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल जेरी ऑफिस जो कि ऑपरेट कर रहा है सारी कंट्रीज़ के लिए, मल्टीपल जेरीज हैं और उन्होंने कंट्रीज़ को डिवाइड किया हुआ है। तो जो टर्की वाला है उसमें यही था, आप कॉल करके आई थिंक अपॉइंटमेंट लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रोसेस नाउ, बट इट्स मोर और लेस सेम, बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर एक फ्रेंड की सिस्टर आई हैं, तो आई गॉट टू हियर फ्रॉम हर एज वेल। आप अपॉइंटमेंट लेते हो, आप उस अपॉइंटमेंट में अपेयर होते हो, एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल जेरीज ऑफिस, और पीसीएचएस के पास है वो। और वहाँ पर आप जाते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो वो आपको फिर बुला लेते हैं। इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो जेरीज ऑपरेट करता है उससे डिफरेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हो ज़्यादा हो आपको दोबारा बुला लेंगे, वो आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने हैं, जो कुछ भी है पूरी फाइल बना के देनी है, आपने पिक्चर्स देनी है, आपने फी सबमिट करवानी है, एंड देन दैट्स इट। दे विल कॉल यू कि आप कब आके अपना पासपोर्ट पिक कर लें। उसमें आप वहीं पे जाएँगे जहाँ पर आपने अप्लाई किया था, अपना पासपोर्ट जो है वो पिक करेंगे, दैट्स ऑल। तो स्टडी वीज़ा 90 डेज़ का लगता है। दिस इज़ अ बिट डिफरेंट देन यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि टर्की का वीज़ा हमारा 90 डेज़ का लगा, मेरा 90 डेज़ का लगा था। और उसके बाद वंस यू अपीयर इन टर्की, यू हैव टू चेंज योर वीज़ा टाइप। वहाँ पर आप रेजिडेंस परमिट, जिसको हम टर्किश में आई थिंक किमलिक कहते हैं, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। इट्स अ परमिट जो कि आपको मिलता है टू लिव देयर लीगली, और फिर आप उस पे कंटिन्यू करते हो अपनी स्टडी। So there is no like study visa for a year or so. It's just like 90 days visa, and then you have to convert it once you are there. या एग्जैक्टली, और आई थिंक Am I लाहौर right, साइड पे भी, Sultan? या एग्जैक्टली लाहौर साइड पे भी Yeah. बिल्कुल इसी तरह से था। आई थिंक मेरा जो एड्रेस था वो चूँकि लाहौर का नहीं था, तो सरगोदा की साइड का था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो अप्लाई किया था वो मैंने जेरीज लाहौर में किया था, तो उन्होंने कहा था आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट चूँकि हमारा वहाँ पे एक घर था, एड्रेस था फादर के CNIC के ऊपर, वही टेम्प्रेरी एड्रेस लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल दोबारा डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और हम कर देंगे। आई थिंक उस केस में VFS ने, जेरीज VFS ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्रोसेस बहुत स्मूथ था, स्ट्रीमलाइन था, और उस वक्त हमारा वीज़ा भी काफ़ी जल्दी आ गया था। हॉलैंड का भी मैंने सुना है काफ़ी, क्योंकि मेरे जो कॉलीग्स थे वो काफ़ी यहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर आए हैं। द ओनली चैलेंज इज़ कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हॉलैंड के अंदर स्टडी करना, एडमिशन लेना। आई थिंक अबव 10,000 यूरोज़ पर ईयर फ़ी है इनकी, और कुछ केसेस में तो ये अबाउट 16,000 24,000 यूरोज़ तक भी चली जाती है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है। फिर जो आपका रहने की कॉस्ट है वो भी आई कैन से 700 यूरोज़ टू 1,200 यूरोज़ पर स्टूडेंट कॉस्ट है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। बट अदरवाइज़ अगर यहाँ का स्टडी का प्रोसेस आप देखिए, तो बेसिकली अगर आपके पास एडमिशन आ जाता है, तो आपके एडमिशन की बेसिस के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए वीज़ा अप्लाई करती है। तो यहाँ पे शुरू में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है। फिर यूनिवर्सिटी ही आपको यहाँ पे रेजिडेंस डॉक्यूमेंट लेने में भी हेल्प करती है,
तो इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स कि आपने किधर जाना है. एंड आई थिंक दीज आर द 3 कैटेगरीज के. कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स पहले से एम्बेसी को सबमिट करते हैं, जैसे आपने जर्मनी में मेंशन किया, ब्लॉक अकाउंट आप उनको दे देंगे, अपना एडमिशन लेटर आप उनको दे देंगे, और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे. तो आपका कम से कम जो 1 साल की चीज़ें हैं वो सेटल्ड होंगी, एंड देन विद इन दैट ईयर आप अगले साल के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं. कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो आपका स्पॉन्सर है, फॉर एग्जांपल इस केस में एकेडमिक्स, आपका जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए अरेंज करता है. और तीसरी कैटेगरी है जहाँ पे इट्स क्वाइट योलो, वेयर या आप बताते हो कि यार मेरे पास एडमिशन है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, एंड यू अप्लाई, यू गो, बट देन आप फंड्स किस तरह से मैनेज करेंगे, आप क्या करेंगे, दैट्स ऑल अप टू यू. सो आई थिंक दैट्स मोर लाइक द कैटेगरीज. बट आई थिंक लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स, कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं स्टडी के लिए, कि अगर हमने स्टडी के लिए आना है बाहर तो क्या मेन चीज़ें हैं. आई थिंक बेस लाइन तो है कि आपकी सारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो प्रॉपरली मोफा होनी चाहिए. जर्मनी में फॉर एग्जांपल नोटरी चल जाती है, बट आई थिंक बहुत से पॉइंट्स पे आके आपको बाद में भी मोफा की स्टैम्प चाहिए होती है. एचईसी की अटेस्टेशन है, मोफा की अटेस्टेशन है. Yeah, I would like to add कि जब आपने जो आपकी मैट्रिकुलेशन की डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑब्वियसली आपके मैट्रिक बोर्ड जो है उससे वेरीफाई होना चाहिए. आई डोंट नो मच हाउ इट हैपेंस इन पंजाब, सेम थिंग. लेकिन या तो मैट्रिक बोर्ड करेगा, इंटर की इंटर बोर्ड करेगा. करेक्ट. फिर आप बैचलर करते हैं तो बैचलर की एचएससी करेगा, और यस. उसके बाद तो ये आपके पहले रिस्पेक्टिव बोर्ड से आपने हर हालत में करवानी है. अगर इवन दो इफ यू हैव प्लान्स टू अप्लाई फॉर एनी रीज़न आफ्टर 2 इयर्स और सो, आपका इस साल का प्लान नहीं भी है, तो भी इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो, क्योंकि फिर जब आप प्लान करते हैं कि अच्छा ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन करवाने में भी रेडी करवाने में ही 6 महीने लग जाते हैं. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं, पहला स्टेप आप वहाँ से सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी अटेस्ट करवाएं, वेरीफाई करवाएं. उसके बाद आपके पास नोटरी और मुफ़ा है. अब कुछ कंट्रीज़ हैं डेफ़िनेटली दे डोंट रिक्वायर नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंटेशन. कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको मुफ़ार्ड नहीं चाहिए होते. बट इट्स अ बेसिक रूल. थोड़े बहुत हज़ार ज़्यादा लग जाएँगे, बट इट्स रियली गुड टू हैव योर डॉक्यूमेंटेशन entirely ready to apply to any country whenever the opportunity would come to you. तो या रिस्पेक्टिव बोर्ड्स चेक, देन उसके बाद आपने नोटरी करवा दी, चेक. आपने मोफा अपना सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा लिए, चेक. उसके बाद कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है. सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. या नो डेफिनेटली, आई थिंक जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सी एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपको हर कंट्री के लिए ऑलमोस्ट करवानी पड़ेंगी या करवा लेनी चाहिए, और कुछ चीज़ें जो कि आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए करवानी है. फॉर एग्जांपल एचईसी या बोर्ड की जो वेरिफिकेशन है या मोफा है, वो आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही स्टैम्प होगी और वो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होती है. जो नोटरी है या लेट्स से ट्रांसलेशन है, वो आप कॉपीज़ की भी करवा सकते हैं. तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री आपको करवानी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर आपकी ये वाली डिग्री या नोटरी होके चल जाती हैं, आप अप्लाई करते हैं, वो उसको रिव्यू कर लेते हैं. लेकिन इटली है, फॉर एग्जांपल इटली के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वो हमेशा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही मांगते हैं. तो उसके लिए आप चाहे मोफा करवाएं, नोटरी करवाएं, लेकिन उसके बाद आपको एक कॉपी उनको ट्रांसलेटेड भी देनी होगी. एंड आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उसको भी आपको नोटरी करवाना पड़ता है. तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए, बट एचईसी जैसे आपने कहा, बोर्ड, पहले बोर्ड, फिर कॉलेज आईबीसीसी, फिर एचईसी और मोफा, ये चीज़ें आप करवा लें तो उसके बाद मोर और लेस आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो ओवरऑल क्वालिफाइड हैं. या जिस तरह एक्सेप्शनल डॉक्यूमेंट की आपने बात की, उस तरह जर्मनी के अंदर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब फॉर एग्जांपल, या जॉब सर्च वीज़ा, बिकॉज़ हम ओवरऑल जॉब एंड वर्क दोनों स्टडी और वर्क दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ज़ैब है. उनका एक डेटाबेस है जिसमें ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बाकी सारी कंट्रीज़ में भी नहीं माँग रही. एक एक्सेप्शनल डॉक्यूमेंट है जो ओनली जर्मनी माँग रही है, कि उनके डेटाबेस के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी डिग्री जो है वो काइंड ऑफ वेरीफाई करवाते हैं कि यस, ये हमारी यूनिवर्सिटी उनके डेटाबेस के अंदर अपेयर होती है और उनकी अटेस्टेशन होती है. तो उसका एक पूरा प्रोसेस है. आपको अपने डॉक्यूमेंट जर्मनी भेजने पड़ते हैं, वो अटेस्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद या यू गेट दैट सर्टिफिकेट कि आप क्वालिफाई करते हैं वहाँ पर जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए. एम आई राइट, जिशान? या एग्जैक्टली. और आई थिंक ये मेन आपके डॉक्यूमेंट्स हैं. फिर उसके बाद
और इन सम केसेस ये डॉक्यूमेंट्स आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन से भी पहले। तो ये जैसे आपने कहा Yeah. जितनी जल्दी हो सके जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपने बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए अगर आप देख रहे हैं आपका बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुआ या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई तो कम से कम अपना बोर्ड की डिग्री अपनी कॉलेज की डिग्रीज ये आप अटेस्ट करवा लें। और जैसे आपकी बैचलर्स की डिग्री आती है आप उसको भी अटेस्ट करवा लें। अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं तो कम से कम आपकी बैचलर्स तक की मास्टर्स तक की आपकी जो डिग्री बैचलर्स तक की डिग्री है वो टेस्टेड होनी चाहिए ताकि आप उसकी बेसिस पे अप्लाई करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको थोड़ा सा रूम देती हैं 3 महीने का 4 महीने का कि आप बाद में जब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाए तो आप तब हमें प्रोवाइड करके अपना जो स्पॉट है वो रिज़र्व कर सकते हैं। Yeah. तो आई थिंक इसके अलावा कुछ केसेस में आपको बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह भी दिखानी पड़ती हैं। आई थिंक बैंक स्टेटमेंट एक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट है उसके लिए मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ जो कि मैंडेटरी है फॉर एवरीबडी इज़ कि आप जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्लीज़ अपने बैंक की ब्रांच से जाके निकलवाएं क्योंकि उसके ऊपर साइन और स्टैम्प ज़रूरी है। बहुत सी एम्बसीज बहुत से इनफैक्ट जेरीज वीएफएस वो भी डिमांड करते हैं कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो साइंड एंड स्टैम्प्ड होनी चाहिए। कोई भी पर्सन हो सकता है बैंक से जो कि उसको कर सकता है, वो कैशियर हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, वो आपका रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है, कोई भी है, बट वो साइंड एंड स्टैम्प्ड होनी चाहिए। आप सिर्फ उसको Yeah. डाउनलोड करके प्रिंट करके नहीं लेके जा सकते। जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। फिर प्रूफ ऑफ फंड्स आ जाते हैं इसी तरह से। प्रूफ आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है कि आपके अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि आपके अपने बैंक के अंदर इस तरह से पैसे हैं। लेट से ब्लॉक्ड अकाउंट है वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, लेकिन लेट से अगर आप अपनी स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है कंपेयर टू आपके फादर या ब्रदर या किसी और कज़न का या अगर कोई Yeah, in और। that case, you really have to provide affidavit. In that case, एग्जैक्टली अगर आपका नहीं है और आप किसी और फैमिली मेंबर का लगा रहे हैं, तो फिर आपको एफिडेविट उसका लगाना पड़ेगा फ्रॉम दैट पर्सन हु इज शोइंग हिज बैंक स्टेटमेंट और फॉर हर यू कि मैं स्टेटमेंट। इसको थ्रू आउट द स्टडी पीरियड या और हर स्टेटमेंट सो थ्रू आउट मैं उसको स्टडी के दौरान सपोर्ट करूँगा, करूँगी एंड उसके ये फंड्स जो हैं, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। व्हाटएवर एक प्रॉपर टेम्पलेट होता है, वो एफिडेविट पे लिखकर प्रॉपर साइन और स्टैम्प होता है, या जस्ट टू शो कि हाँ, अगर कोई और बंदा जो कि आपके अलावा है, वो प्रॉपरली आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जिसके आप बैंक स्टेटमेंट्स अटैच कर रहे हैं या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, व्हाटएवर। या एग्जैक्टली। एंड आई थिंक स्टडी वीज़ा कंपैरेटिवली सिंपलर है एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए। लेकिन जो वर्क वीज़ा है फॉर एग्जांपल उसमें यही चीज़ें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको स्टडी वीज़ा में एक एडमिशन लेटर चाहिए, लेकिन वर्क वीज़ा के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेट्स से 12 महीने का है या परमानेंट है, वो सेम ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स है। वो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर आपके नाम, पासपोर्ट की नाम और पासपोर्ट की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बनाया जाती हैं ये डॉक्यूमेंट्स यूजुअली, ताकि एम्बेसी उसको वेरीफाई कर सके कि क्या ये इसी पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट है। और या आई थिंक आपको जब वो डॉक्यूमेंट मिल जाती है तो आप डिपेंडिंग अपॉन दैट सेम आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास एक वर्क का इनवाइट है तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास एडमिशन लेटर है तो फिर आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं। और बाकी सारी सेम चीज़ें हैं। आप अपनी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका पासपोर्ट है। अच्छा, पासपोर्ट की वैलिडिटी भी होनी चाहिए। आई वुड हाईली एडवाइस कि आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल से ऊपर के लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 साल से थोड़ा है तो आपको रेजिडेंस डॉक्यूमेंट मिलने में भी इश्यूज़ आ सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल जैसे नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स भी इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखता है कि आपका पासपोर्ट कितनी देर के लिए वैलिड है। और भी बहुत से या कंट्रीज इस तरह से है जो कि, और अगर लेट्स से अगर आपका पासपोर्ट 2 से 3 महीने में एक्सपायर होने वाला है तो मतलब ज़्यादा मसला तो नहीं है, लेकिन वो आपको तंग कर सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि उसको जल्दी से रिन्यू करवा के हमें फ़ौरन से फ्रेश कॉपी आप इसकी सबमिट करवाएं। और अगर वो ना या भी कहें तो स्टिल आपको पेपर वर्क के लिए आपको अपडेट करवा के देना पड़ेगा। या जस्ट टू ऐड फॉर द लिसनर्स, अगर कोई स्टूडेंट है या जिसने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया और इस डिसीजन के अभी अंदर है कि अच्छा कब बनवाना है, अर्जेंट बनवाना है, कैसे बनवाना है, तो प्लीज़ 10 साल वाला ऑप्शन ऑप्ट करें, क्योंकि पासपोर्ट बनाना बहुत लंबी एक काइंड ऑफ प्रोसेस है, जिसमें फिर अप्लाई करना पड़ता है, जाना पड़ता है पाकिस्तान में, यू नो कि हाउ दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस हैपन। तो 10 साल का बनवाएं, 5 साल के बनवाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा फ़ी है, बट 10 साल के लिए आप एक बार ज़िम्मा हो जाते हैं कि चलो एक चीज़ तो डन है, मेजर डॉक्यूमेंट।
एग्जैक्टली एंड आई थिंक ना सिर्फ इस जिम्मेदारी का, बट जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो एक्सपर्ट बनने के बाद आपको पता नहीं चलता कि 5 साल आपके कैसे गुजरे हैं। और लेट से आपने पासपोर्ट अगर जनवरी में अप्लाई किया है, जनवरी के एंड तक आपको मिलता है, 1 महीना तो आपका ये निकल गया। फिर लेट से आप मार्च अप्रैल में ट्रैवल करते हैं तो 4-5 महीने इस तरह से निकल गए। और पासपोर्ट के एक्सपायर होने से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले आप उसको रिन्यू करवाना भी स्टार्ट कर देंगे, तो आपको मोर लेस 4 महीने, 4.5 महीने ही मिलेंगे। तो इट्स डेफिनेटली बेटर कि आप 10 साल का अप्लाई करें। पेजेस इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट अनलेस आप बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगवाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर आपका वो केस नहीं है, वो सिनारियो नहीं है, देन या 36 पेजेस 10 year इज़ लाइक अबाउट द परफेक्ट थिंग। बाकी आई थिंक इसके बाद वीज़ा के बाद की चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आई थिंक अभी यहाँ पे हमें वर्क वीज़ा भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, इससे पहले कि हम टाइमलाइंस और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर जाएँ। आई थिंक वर्क वीज़ा जिस तरह मैं मेंशन कर रहा था कि इट्स द सेम अप्रोच। लेट से आप एडमिशन अगर आप, क्योंकि फॉर एग्जांपल आई कैन शेयर एन एग्जांपल कि जब मैंने जर्मनी में अप्लाई किया था, फुल्डा यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, तो उनका प्रोसेस क्या था कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो उसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि क्या आपकी डिग्री मैच करती है हमारी रिक्वायरमेंट्स। अगर मैच करती है तो फिर वो आपको इनवाइट करेंगे एक प्री टेस्ट के लिए। बेसिकली वो टेस्ट क्या होगा कि वो कुछ इंजीनियरिंग क्वेश्चंस आपको देंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम से रिलेटेड। अगर आप उसमें पास होते हैं तो इट्स मोर लाइक एन एंट्री टेस्ट। अगर आप उसमें पास करते हैं फिर वो आपको एडमिशन देंगे। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद मुझे एडमिशन मिला था, और उस एडमिशन लेटर के साथ मैंने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक की थी। अब अगर आप इसी को कंट्रास्ट करें वर्क वीज़ा के साथ, तो बेसिकली आप किसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करते हैं। अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करने के बाद आपको रिक्रूटर की ईमेल आती है। अगर आपकी रेज्यूमे, सीवी, आपका एक्सपीरियंस मैच करता है उनकी इंटरेस्ट से, वो एक पहला इंटरव्यू आपके साथ बुक करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको एक टेक होम असाइनमेंट देते हैं, आप वो असाइनमेंट करते हैं, उस असाइनमेंट का रिव्यू होता है। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि अगर वो आपको ऑफर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आप जाके एम्बेसी में वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो वर्क वीज़ा में भी ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सेम टाइमलाइन है, सेम एक्सपीरियंस है। इट्स जस्ट लाइक एक में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, और एक में आप काम करने के तौर पे जा रहे हैं। दोनों टेम्प्रेरी प्लान्स हो सकते हैं, दोनों परमानेंट प्लान्स हो सकते हैं, दोनों शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, दोनों फुली फंडेड भी हो सकते हैं, राइट। लेट्स से अगर आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी दे सकती है, जो कि जैसे आपने लास्ट एपिसोड में भी मेंशन किया था, एरास्मस मुंडस है, दाद की स्कॉलरशिप्स हैं, फिर यूएसए के अंदर हैं, यूरोप की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं। तो इट्स आई थिंक उस लिहाज से डिफरेंस नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि आप करना क्या चाहते हैं, कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं या आप थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं कि दुनिया किस तरफ मूव कर रही है। हॉलैंड में मैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा पे आया था। हाईली स्किल्ड माइग्रेंट हॉलैंड के अंदर जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन एसेंस कि अगर आप 30 ईयर्स से अंडर हैं, मतलब 30 साल से कम हो आपकी उम्र है अगर, तो आपको वो बहुत फेवर करते हैं। फेवर आपको इस सेंस में करते हैं कि आपको सैलरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई थिंक अबाउट 40,000 की लाइन में, 40 to 50,000 की रेंज में अगर आपकी सैलरी है तो वो आपको कंसिडर करेंगे, आपके पार्टनर को भी वीज़ा देंगे। आपकी एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन आपको दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग कि आपकी, और अप्लाई भी आपकी कंपनी करेगी, आपको भी अप्लाई, आपको कहीं अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत। मे बी आई कैन शेयर अ लिटिल बिट। मेरे जब इंटरव्यूज़ हुए थे हॉलैंड के इधर कंपनी में, तो उसके जैसे मुझे ऑफ़र आई थी, ऑफ़र आने के बाद उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंटेशन मांगी थी। डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद 9 दिन के अंदर अंदर मुझे डिसीजन आ गया था। मुझे कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी कंपनी ने ही अप्लाई किया था, और इमिग्रेशन से उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्स लेके, जो वर्क परमिट है वो दे के उन्होंने मुझे वो लेटर इशू किया था, जो मैंने एम्बेसी में जाके सबमिट किया। और एम्बेसी में सबमिट करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के वेट के बाद मुझे वीज़ा मिल गया था। तो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट। Dishan, you really need to mention here कि हम क्योंकि टर्की से कर रहे थे, लेकिन although this process and the waiting time is same in Pakistan as well, right? एग्जैक्टली उसी टाइम पे हाँ, एक और मेरे कॉलीग थे, वो पाकिस्तान से भी वहाँ मूव हुए थे, और उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस बताया था कि वो टर्की, और एक और कॉलीग हमारे जर्मनी से भी मूव हुए थे, उनका भी सेम एक्सपीरियंस इसी तरह से था कि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के ऊपर, अगर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट की रिक्वायरमेंट बेसिकली ये कि आपके पास कम से कम बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है, आपके पास एक फेयर इनफ अमाउंट ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेट्स से 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपके पास कोई ऐसे स्किल्स हैं जो कि एक कंपनी को, एक डच कंपनी को यूरोप में नहीं मिल रहे वो स्किल्स, तो वो आपको हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा पे
बुला सकते हैं हॉलैंड एज अ वर्कर। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका डिसीजन विद इन 15 डेज लिया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान में भी जो मेरे कॉलीग थे पाकिस्तान से जो आए थे वो भी यही बता रहे थे कि जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उससे 15 दिन के अंदर अंदर उनको डिसीजन मिल गया था, और उन्होंने उसके बाद फ़ौरन से एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ली और एम्बेसी ने उनको सेम डे में वीज़ा इशू कर दिया। वो लाहौर से थे, इस्लामाबाद गए एम्बेसी में, और एम्बेसी ने उनकी सुबह 9-10 के करीब की अपॉइंटमेंट थी। एम्बेसी ने उनको कहा कि आप 3 घंटे एम्बेसी में वेट करें क्योंकि आप लाहौर से आए हैं, हम आपको वीज़ा अभी अप्लाई का मतलब वीज़ा भी आपके पासपोर्ट पे स्टिकर में लगा के देंगे। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो मे बी वो आपको कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट डे आ जाएँ, रावलपिंडी से तो नेक्स्ट डे आ जाए, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस फॉर Yeah. हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा। और अनदर पर्क जो मिलता है यूजुअली स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर, क्योंकि नो रेगुलर वर्क वीज़ाज़ भी होते हैं जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप जाते हैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन अगर आप स्किल्ड माइग्रेशन पे आए जिसको अगर यूरोपियन सेंस में कहा जाए तो ब्लू कार्ड भी जिसको कहा जाता है, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड होता है, बहुत फास्ट होता है डिसीजन। आपको लेट्स से जर्मनी का मैंने भी रिसेंटली सुना था, मुझे बता रहे थे जानने वाले कि उनको तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर वीज़ा भी मिल गया था। तो स्किल्ड माइग्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपके वीज़ा लगने के, आपके यहाँ मूव होने के और यहाँ पे अच्छे से सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट इसलिए उसके लिए ये वीज़ा ये प्रोसेस जो है, जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो इसीलिए अगर आप अंडर 30 हैं तो Interview process, and when you say interview process is not for the visa but to get the job, right? टू गेट द Just जॉब, to टू गेट clear. द जॉब करेक्ट। Yeah. और स्किल्ड माइग्रेंट के ऊपर आपको इंटरव्यू एम्बेसी में नहीं देना पड़ता। क्यों? Yeah. क्योंकि आपके पहले से वीज़ा आ चुका होता है। सो बेसिकली उन्होंने सब अप्रूवल ले लिया होता है, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू गेट द स्टिकर एंड ट्रैवल टू द न्यू कंट्री। आई थिंक हम टाइमलाइंस के बारे में चूँकि मैं बात कर रहा हूँ तो मे बी मैं टाइमलाइंस की बाकी भी बता देता हूँ। आई मीन पंजाब Yeah. वाली साइड पे जर्मनी फॉर एग्जांपल इज़ वेरी बैड। हमने यूएसए को भी देख लिया है, अक्सर मंथ्स क्वार्टर्स का जस्ट वेट टाइम है। आई रिमेंबर जब मैंने पहले अप्लाई किया था 2017 में, तो इट वाज जस्ट लाइक 3 डेज़ वेट टाइम, 4 डेज़ वेट टाइम। बट अब आई थिंक कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वर्कलोड की वजह से पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वेट टाइम है, और उस वेट टाइम के बाद भी रेशो चांसेस अप एंड डाउन ही चल रहे हैं। तो इसका ये कहने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप डीमोटिवेटेड हो, इट्स मोर लाइक कि जो आपने 3 महीने बाद प्लानिंग करनी स्टार्ट करनी थी वो आप अभी से प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दें, और अपना एक ऑप्शन ना रखें, अपने 2-3-4 ऑप्शन रखें जहाँ पे लेट्स से अगर आपको है कि मैंने इस 6 महीने के अंदर, अब देखें जनवरी है, अगर आप कहते हैं कि मैंने अप्रैल तक अपना प्लान कंक्लूड करना है, तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होने चाहिए जहाँ पे आप अप्लाई करें, और जहाँ से आपको पहली कॉल आती है आप फिर उधर के लिए मूव हों। डिलेज़ डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है, एम्बेसी क्लोज हो सकती है, आपकी डॉक्यूमेंट डिले हो सकती है। आई रिमेंबर जब मैं इटली के लिए अप्लाई करा था तो वो इटली की वीज़ा एप्लीकेशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेटेड होना। मेरी डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेट नहीं हो रही थी क्योंकि इस्लामाबाद में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, और एम्बेसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि ये जो कुछ ऑथराइज ट्रांसलेटर्स हैं सिर्फ उन्हीं से आप ले सकते हैं। तो आई नो मेरी Yeah. अपॉइंटमेंट में 2 दिन रह गए थे और स्टिल मेरे पास ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मुझे जाके उनको अर्जेंटली एक्स्ट्रा पैसे दे के उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेनी पड़ी कि मैं तो आपको टाइम पे अप्लाई किया हुआ था, मेरा टाइम निकल रहा है। बट देन इस तरह से डिलेज आ जाते हैं। सो नेवर पुश इट फॉर द लास्ट डेट। हमेशा क्वेश्चन रखें 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 महीने का, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से चैलेंजेस आते रहते हैं। बाकी फर्दर Yeah, and since um, I would like to add, since this is also about our journey, तो इसमें ये था कि हम भी मल्टीपल कंट्रीज में एक साथ देख रहे थे. It's never like you should rely upon just one country, as Ishan is saying. हम फ्रांस के लिए भी अप्लाई कर रहे थे, हम इटली में भी अप्लाई कर रहे थे, हम जर्मनी में भी अप्लाई कर रहे थे, हम हंगरी में भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे. It is like when you are लिथुआनिया in that, लिथुआनिया के लिए भी हमने yeah, स्टडी के लिए सर्च किया था, एंड आयरॉनिकली हॉलैंड वाज नोवेयर इन द प्लान्स। आई स्टिल सॉट never ऑफ in the लाइक list. इट वाज Yeah. नेवर, वी डिडंट इवन नो लाइक ओके हॉलैंड में भी हम जा सकते हैं, बट आई एम जस्ट ग्लैड वी मेड दैट डिसीजन। आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर, दैट वाज वेरी Yeah. आयरॉनिक कि हमने इतने ज़्यादा कंट्रीज को डिस्कस किया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हर कंट्री को हमने देखा, लेकिन हॉलैंड को हमने नहीं देखा था फॉर स्टडी रीजंस। Yeah, और it's just कि
maybe for some listeners it will be confusing कि अभी हमने mention किया कि हमने तो टर्की का वीज़ा भी लिया. Here's that we applied to different universities और उसके बाद जब वीज़ा की जो सिचुएशन थी वो पंजाब में डेफिनेटली वर्स्ट थी. आप कहीं पर भी अप्लाई करो somehow कुछ प्रोफाइल्स को इजीली वीज़ा मिल रहा है. ऐसा लग रहा था हमें बीच में लिटरली वो इतनी फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट था जब ऐसा लग रहा था वो अकड़-बकड़ बम्बे-बो कर बस आपको वीज़ा दे रहे हैं और कोई प्रोफाइल नहीं है, कुछ नहीं है और किसी की बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डिट्टो सेम प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा फंड्स भी हैं, बहुत अच्छी एकेडमिक्स भी हैं बट उनको वीज़ा नहीं मिल रहा समहाउ. सो वी weren't श्योर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी. उसके बाद वी जस्ट डिसाइडेड कि ओके अगर कोई यूरोपियन कंट्री नहीं मैच हो रहा जिसमें हम दोनों ने साथ जाना है और कराची का ऑन द अदर हैंड इट वाज़ टोटली डिफरेंट. इटली में वो लोग तंग कर रहे थे लेकिन वीज़ाज़ वो दे रहे थे. और एज़ इज़ अ कॉमन बिलीफ कि लड़कियों के लिए ईज़ी होता है. कॉम्पिटिशन इतना नहीं होता, लड़की की प्रोफ़ाइल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है या उनकी एकेडमिक्स बैकग्राउंड जो है वो बहुत सीजीपीए वगैरह उनकी अच्छी होती है, तो ज़्यादा जल्दी उनको वीज़ाज़ ग्रांट हो जाते हैं. तो वीज़ाज़ मिल रहे थे कराची में, पंजाब में नहीं मिल रहे थे, तो देयर वाज़ अ पॉइंट कि जब हमने डिसाइड किया ओके, लेट्स जस्ट गिव अप ऑन यूरोप फॉर नाउ. दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस एंड दिस इज़ मोर देन 1 एंड अ हाफ ईयर. So we can just go to any country जो कि अभी हमें वीज़ा दे दे. And that was Turkey. So या एग्जैक्टली. और इवन दो टर्की के साथ भी हम वेट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है वेट करो, पता नहीं क्या जवाब आया. आई थिंक मेरा जवाब 9 से 10 दिन के अंदर आ गया था. आपका 2 से 3 दिन लेट आया था. बट आई वाज स्टिल ओके क्योंकि हमने आई थिंक उस वक्त हमने दिसंबर में हमने प्लान किया था, दिसंबर में अप्लाई किया, दिसंबर में एडमिशन्स आए, दिसंबर के एंड पे अपॉइंटमेंट लीव वीएफएस की सबमिट किया, जनवरी के मिड के करीब हमारा वीज़ाज़ आ गया, देन वी फ्लू इन फरवरी. तो या द पॉइंट इज़ कि सिर्फ ये कि हमने सिर्फ जर्मनी जाना है या सिर्फ फ्रांस जाना है या सिर्फ इटली जाना है, डोंट लूज होप, जस्ट कंटिन्यू के. और हमारे लिए आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हम लोग 2 साल का प्लान करके गए थे टर्की, बट विद इन दैट अपॉर्चुनिटी जैसे ही हम लोग लैंड हुए वहाँ पे, तो मुझे 1 से 2 हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी की रोमानिया से ऑफ़र आ गई थी कि अगर आप, क्योंकि और वो सिर्फ इस वजह से आई थी क्योंकि मैं टर्की में था, मैंने अपना लोकेशन टर्की पे चेंज की, प्रोफाइल होने की वजह से उन्होंने मुझे उसी वक्त वहाँ पे ऑफ़र कर दी कि आप अगर यहाँ पे आ जाए, हम आपको इतनी देर का कॉन्ट्रैक्ट देने को रेडी हैं, वी विल हैंडल द वीज़ा, लॉजिंग एंड एवरीथिंग एंड ट्रांसफ़र यू. द ओनली रीज़न वाज हम नहीं जा सके क्योंकि कोविड के दिन थे, हमारा परमिट वगैरह नहीं था बना हुआ, सो वी कुडंट टेक दैट रिस्क. बट या आई थिंक जब आप एक स्टेप लेते हैं तो अगला स्टेप इन अ वे yeah. प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है आपके लिए, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो उसके बाद अगला 1 स्टेप 2 स्टेप आपके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, बट पहला स्टेप तो आपने ही लेना है. तो या I would definitely like to add in next of the episodes कि किस तरह हमें टर्की में भी challenges आए. But basically this whole podcast series is about पाकिस्तान से हॉलैंड एंड हमने opportunities discuss करनी है कि आपके लिए क्या इसमें learning points हैं, क्या experiences इसके हवाले से आप learn कर सकते हैं. तो हमारा focus mainly उस पर है. But in any of the episode, we would love to share कि क्या challenges हमें टर्की में भी आए और वहाँ पर that was the point when we figured out कि नहीं यहाँ पे settle नहीं होना. We have to just keep looking for other opportunities. और एग्जैक्टली. कब किस तरह से फिर वो opportunity आई जिसका हमने इंतज़ार भी नहीं कर रहे थे या उसके लिए हम effort भी नहीं कर रहे थे, but somehow we were putting efforts, we were praying for other opportunities. तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक दरवाज़ा खोला. और अगर हम बहुत सारे लोगों से हमने अपने फ्रेंड सर्कल में जितने लोगों ने who made up to any European country or any country other than Gulf या पाकिस्तान, उन्होंने अपनी लाइफ सेटल की है, they had this kind of like similarity कि they didn't stop, they just kept moving forward और opportunities को ढूंढते रहे. वो एक पॉइंट था कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, इस कंट्री में नहीं हो रहा है, दैट्स ओके, वी कैन लुक फॉरवर्ड टू अदर. बिकॉज हम सबको ये रियलिटी पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए कितने ब्लॉकर्स आते हैं और ये एक है रियलिटी, बहुत सैड रियलिटी. सो या इसके लिए है कि जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप अप्लाइंग, कीप लुकिंग फॉरवर्ड, डोंट लूज होप. या
एंड समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगी, वो चाहे वर्क की तरफ से हो, वो चाहे स्टडी की तरफ से हो, इंटर्नशिप्स की तरफ से हो। मैं अक्सर ग्रुप्स में देख रहा होता हूँ कि दूसरे जो पीयर्स हैं वो मैसेज कर रहे होते हैं कि मैंने इस तरह किसी प्रोफेसर को रिसर्च के लिए मैसेज किया और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दैट्स फाइन, आई थिंक दैट्स टोटली फाइन, इट्स ओके। क्योंकि वो जो प्रोफेसर, आई थिंक उसको उसको जो फंड्स या उसको जो बजट मिले हैं उसको वो एक रिसोर्स के लिए मिले, उसको एक हेड काउंट मिला। इसी तरह रिक्रूटर या जो हायरिंग मैनेजर है उसको एक पर्सन को हायर करने के लिए फंड्स मिले हैं। या बैक एंड पे बहुत से गियर्स हैं जो चल रहे होते हैं। मे बी इफ़ यू गाइज वांट, आई कैन ऑल्सो शेयर बिट ऑफ बैकग्राउंड, क्योंकि मैं भी यहाँ पे काफ़ी साल हायरिंग मैनेजर रहा हूँ। तो हायरिंग मैनेजर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिक्रूटर्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर मिलकर सीवी को किस तरह से रिव्यू करते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने देखनी है, क्या कवर लेटर इंपॉर्टेंट है नहीं है, कवर लेटर किस तरह से लिखना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ बताएं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो अबाउट जस्ट दैट, कि आपको किस तरह से कवर लेटर लिखना चाहिए, किस जॉब पे कवर लेटर इंपॉर्टेंट है, किस पे नहीं है। तो अगर आपको रिजेक्शन आ रही है दैट्स फाइन। अक्सर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो, आपको 3 हफ्ते बाद रिजेक्शन आती है, 2 हफ्ते बाद रिजेक्शन आ जाती है। अक्सर उसकी रीज़न ये होती है कि वो जॉब 3 महीने पहले खुली थी, बहुत से कैंडिडेट्स ऑलरेडी उसके इंटरव्यू प्रोसेस में थे, बहुत से कैंडिडेट्स ने पाइपलाइन क्लियर कर ली, किसी को ऑफ़र भी मिल गई और अब आपने अप्लाई किया उस पर। तो इट डजेंट मीन कि आपकी प्रोफाइल में कोई कमी है या आपके जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है उसमें कोई कमी है, आपके मार्क्स में, ग्रेड्स में कमी है, या आपने जो कवर लेटर लिखा है उसमें कमी है। इट्स जस्ट कि वो किसी और पॉइंट के ऊपर थे। तो जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग, डीमोटिवेट ना हो, बट जस्ट अपना फोकस अपना क्लियर रखिए कि आपने क्या या करना है, जिस फील्ड की तरफ आपने जाना है, जैसे आपने मूव करना है, बस उसकी तरफ किस एक डायरेक्शन में मूव होते रहे। सिर्फ मूव नहीं होना, एक डायरेक्शन में मूव होना, वापस नहीं जाना। जिस तरह कहते हैं ना कि स्पीड नहीं, हम वेलोसिटी को देख रहे हैं कि आपकी मूवमेंट बट विद अ डायरेक्शन, डायरेक्शनल मूवमेंट आपने अपनी देखनी है कि क्या आप आगे। लेट्स से अभी आपने अप्लाई किया तो आपको जो रीज़न मिली वो ये थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो लेट्स से आप 3 महीने बाद जब अप्लाई करें तो क्या आप 3 महीने बाद सिर्फ अप्लाई पे अप्लाई या कर आपके रहे थे? पास आइल्स नहीं है, आपके पास या आइल्स नहीं है फॉर एग्जैक्टली, एग्ज़ाम्पल, या एग्जैक्टली, इस तरह की चीज़ें। तो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स, कीप इम्प्रूविंग योर प्रोफाइल। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल। लेकिन ये एग्जैक्टली, सैटिस्फैक्शन ज़रूर होनी चाहिए कि येस, आई एम मूविंग एग्जैक्टली। अहेड। तो वो बस उस तरह से मूव करें, एक डायरेक्शन की तरफ, अपने मिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ मूव करें। जो क्वेश्चंस आपको हैं प्लीज़ लेट अस नो, प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू शेयर। और बाकी डेफिनेटली जिस तरह इन्होंने भी कहा, इकरा ने भी कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी अपने चैलेंजेस भी बताएंगे। बट आई थिंक दिस एपिसोड वाज मोर फॉर द स्टडी एंड वर्क रिलेटेड, स्पेशली द वीज़ा, कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने अप्लाई करना है। लाइक वी मेंशन, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, उनकी डेफिनेटली आपको फॉर्म्स जो हैं वो उनकी एम्बेसी की वेबसाइट से मिल सकते हैं। बट कुछ कंट्रीज़ हैं, हमारा हॉलैंड का एक्सपीरियंस है तो हॉलैंड के लिए हमारे स्पॉन्सर्स ही अप्लाई करते हैं। वो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर आप यूनिवर्सिटी में वीज़ा लेते हैं तो वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है आपके लिए और आपको सिर्फ वो लेटर देते हैं, MVV स्टिकर उसको कहते हैं बेसिकली। और अगर आप वर्क के लिए आ रहे हैं, जैसे हाईली स्किल्ड माइग्रेंट पे आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी आपकी कंपनी ही अप्लाई करेगी और आपको लेटर दे देगी। वो लेटर आप सिर्फ एम्बेसी में जाके स्टिकर लगवा लेंगे। तो हमारा उस तरह या से एक्सपीरियंस था। और फिर बाकी उसके बाद की जो नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं यहाँ आने के बाद, हॉलैंड है, टर्की है, जर्मनी है, इटली है, USA, जहाँ भी है, जो चैलेंजेस आते हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो लाइफ है, उसको अब हम नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड के अंदर भी हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ रिसोर्सेज शेयर की हैं। आप उस डिसीजन मैट्रिक्स को यूज़ करें, उसमें आप देखें कि क्या चीज़ें आपको इस स्टेज के ऊपर, लेट्स से जब आप वीज़ा अप्लाई करने के स्टेज में, तो आपको आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट या कंप्लीटनेस है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होनी चाहिए, जैसे मैंने इटली का बताया था कि उनको ट्रांसलेशन भी चाहिए, उनको ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनको इतना ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। लेट्स से हॉलैंड है, हॉलैंड में सिर्फ और सिर्फ उनको मोफा स्टैम्प चाहिए। आपकी इंग्लिश की डॉक्यूमेंटेशन, लेट्स से आपको बर्थ सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप वेटेज 1 दे सकते हैं। लेकिन इटली के लिए आपको 3 या 4 देना पड़ेगा। या अगर कोई और ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको कोई फर्दर स्टेप भी लेना है, जहाँ पे आपको उनकी किसी मिनिस्ट्री से भी अप्रूवल लेना है, आप उसको वेटेज 5 दे सकते हैं। तो इस तरह से करके आप उसको मेजर करें, आप स्कोर करें और फिर आप देखें कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इस स्टेप के लिए, और फिर आप उसके ऊपर टाइम लगाएं। क्योंकि इसके ऊपर ना सिर्फ आपका टाइम लगेगा, आपके पैसे लगेंगे, आपका फोकस लगेगा। आप अपने जो भी आपका मिशन है, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त, आप उनको छोड़ के इस एक स्टेप की तरफ जाएंगे।
तो वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप प्रिपेयर करें, अपनी टाइमलाइन आप अपने लिए एजेंडा बनाए, आप 6 मंथ्स का प्लान है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का प्लान है, और उसमें आप अपने आप को प्लान करें कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है. And that is it for me. Ikra, do you have anything to say before we close the episode? No, we will be adding rest of the things and checklist and all the resources that we have prepared in the details. तो further वहाँ से you can check those out. कोई भी question है, कोई भी चीज़ है, just leave them in the comments, or you can reach out to us directly on social media. Or yeah, that's it. I hope the information we have shared in this episode would be helpful to you all. Yeah, and I think अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हम नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी बात करेंगे कि हमने वीज़ा लगवा लिया एंड वी आर ऑलरेडी हियर, तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस है. तो आई थिंक इट विल स्टार्ट टू गेट अ बिट मोर फन, एंगेजिंग, और जिसमें अब हम एक्चुअल में ना सिर्फ स्टेप्स बताएंगे बट ऑल्सो अपने चैलेंजेस बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें, लाइक कल्चरल शॉक्स जिस तरह के होते हैं, वो कल्चरल शॉक्स इसमें बताएंगे कि क्या जो चीज़ें एक्चुअल सुनने में आती हैं वो क्या चीज़ें एक्चुअल में ऐसा होती हैं, क्या वाकई आपको डॉक्टर्स के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है, या क्या आपको नेबर से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट बनानी पड़ती है. सो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू गाइस देयर एज वेल, एंड विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. Yeah.